सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड बीस में जो आपको एवरेजिंग का इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। क्योंकि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में जब भी हम ETF में बाय करते हैं तो हम एक बार में सारा पैसा नहीं लगाते हैं, हम थोड़ी थोड़ी बाइंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी गिरावट पे। तो इससे दोस्तों होता ये है कि सारा क्वांटिटी हमारा एक जगह गैदर हो जाता है और एवरेज हो जाता है सारी क्वांटिटी। तो ऐसे में जब मार्केट ऊपर जाती है तो सेल करने में एवरेजिंग का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है और फिर हमें फीफो की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू आता है। सबसे पहले इशू के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कोई लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो समझने में। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एवरेजिंग की, वो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं आप 51 के रेट पे पहली बार बाइंग करते हैं इसमें गोल्ड बीज में। मान लेते हैं कुछ भी क्वांटिटी आप इसमें बाय कर लेते हैं, लेट से आप 500 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं 51 के प्राइस पे गोल्ड बीज। और मान लेते हैं फिर उस जब से आप इसे बाय करते हैं फिर उसमें लगातार गिरावट आती है इस ETF में, और एक दिन ये ETF पहुँचते पहुँचते लेट से 45 पे पहुंच जाता है। तो आपको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पे एवरेजिंग करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है आपके बाइंग प्राइस से। तो आपको उम्मीद है कि टाइम के साथ तो ये गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप फिर से इसे यहाँ पे क्वांटिटी कुछ बाय करते हैं, आप इसे एवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसी सेम ETF में बाय करेंगे तो दोस्तों आपका ये एवरेज हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है आपने दो जगह बाइंग की है, सेम क्वांटिटी बाय की है, तो इसका 50% आपका एवरेज हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो एवरेज होगा वो 48 के आसपास का हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज निकल के आएगा दोस्तों, एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस आपका 48 हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बाय कर ली पहली बाइंग और यहाँ पे आपने बाइंग कर ली सेकंड बाइंग। तो दोस्तों अब होता क्या है, कुछ दिन बाद ये मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है और ये फिर से ये थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ये 50 के आसपास चला जाता है। तो अब दोस्तों आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ से फिर से करेक्शन ले सकता है, तो क्यों ना मैं जो 45 पे बाई किया था उसे मैं सेल कर दूँ, और आप सेल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप सेल तो 45 वाली क्वांटिटी करेंगे, पर दोस्तों सेल होगी जो एक्चुअल क्वांटिटी वो ये वाली क्वांटिटी सेल होगी। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है कि आपने जो क्वांटिटी पहले बाय की होती है वही सेल होती है, ना कि आप अपने मन चाहे से कि मतलब कि आप जो चाहे वो नहीं सेल कर सकते हैं। आपने जो क्वांटिटी पहले बाय की है उसी को ही सेल करता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट फीफो पे चलता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने जैसे कि पहली बाइंग जो की थी वो 51 वाली की थी, तो वही पहले सेल होगी। तो दोस्तों ऐसे में आपको लगेगा मैंने 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का प्रॉफिट बुक किया, पर दोस्तों आपका लॉस बुक हो जाएगा 1 रुपये पर शेयर का, जो कि आपने 51 पे पोजीशन बनाई थी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप एक ही ETF में एवरेज करते हैं, यानी मल्टीपल बाइंग। अगर आप एक सेम ETF में बार बार डिफरेंट प्राइस पे बाय करेंगे गिरावट पे, तो आपका एवरेज हो जाता है, जैसा कि इस केस में हमने देखा। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि आप चाहते हुए भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर आप डिफरेंट अकाउंट में बाय किया होते तो आप यहाँ आसानी से आप इसे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और इनकेस वहाँ से मार्केट फिर गिरता तो आप फिर से बाय कर सकते थे। पर इस केस में आप ऐसा नहीं कर पाए, आपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की पर आपका लॉस बुक हो गया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये तो खैर जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो तो अलग अलग अकाउंट में बाय कर सकते हैं गोल्ड बीज। पर जिनके पास एक ही डीमैट अकाउंट है वो क्या करें, तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं वो लोग क्या करें जिनके पास सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब क्या कर सकते हैं वो लोग। तो दोस्तों उनके लिए सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि आप जैसे कि अगर आपके पास ग्रो का प्लेटफॉर्म है तो आप सिंपली आप उसे ग्रो को में गोल्ड भी सर्च कर लीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है ग्रो में, तब भी आप इसे ओपन करके गोल्ड भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीमैट अकाउंट है तो भी और नहीं है तो भी, अगर नहीं है तो हमारे लिंक में एक लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुला भी सकते हैं चाहे तो जैसे ही आप इसमें गोल्ड भी सर्च करेंगे ग्रो के प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये गोल्ड बीज का ETF है। और जैसे ही आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे एक दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे सिमिलर ETFs का, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। तो सिमिलर ETF में आप यानी गोल्ड के ही सारे ETF यहाँ पे आपको शो होंगे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको जितने भी यहाँ पे ETF शो रहे हैं सब गोल्ड को ही कवर करते हैं, डिफरेंट AMC के हैं पर गोल्ड को ही कवर करते हैं। आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे सारे ही ETF गोल्ड के हैं, और आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे इनका एक्सपेंस रेशियो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं, AUM भी चेक कर सकते हैं, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट।
तो पहला ETF जो है दोस्तों आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे, ये है HDFC की तरफ से गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। और फिर आगे नीचे देखें SBI का ETF भी आपको देखने को मिल जाता है, और कोटक का, फिर एक्सिस का, ऐसे ही आपको सारे ETF देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में आपको UTI का भी ETF देखने को मिल जाता है। तो इनके सामने इसकी प्राइस और AUM साइज भी लिखा हुआ है। तो इसमें सबका AUM साइज एक बहुत ही बड़ा मार्केट कैप वाला है दोस्तों, सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है लोगों का। ऐसा नहीं कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी सब में ठीक ठाक है। तो चलिए हम आपको एक बार वॉल्यूम भी चेक करा देते हैं। चलिए देख लेते हैं HDFC में कितना वॉल्यूम है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खुल चुका है। चलिए इसमें एक बार हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे, इसका वॉल्यूम देख सकते हैं 1,78,000 है, जो कि एक ठीक ठाक वॉल्यूम कह सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम है। और चलिए दोस्तों और भी किसी ETF का एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में भी चेक कर लेते हैं कि इसमें वॉल्यूम कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ICICI वाला भी गोल्ड ETF खुल चुका है, और आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी वॉल्यूम चेक कर पा रहे होंगे, इसमें भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। और तो कहने का मतलब इन सभी ETF में लगभग आपको वॉल्यूम ठीक ठाक मिल जाता है। तो आप इसमें जो भी टॉप वाले वॉल्यूम हैं उसमें आप बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपके हिसाब से इसमें वॉल्यूम है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता आप किस क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं इन ETFs में। तो आप एक बार वॉल्यूम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हो तो उनको इशू ना आ जाए, इसलिए एक बार अपना वॉल्यूम चेक करना ज़रूर मत भूलिएगा। ये वॉल्यूम बहुत बड़ी चीज़ होती है, लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आप गोल्ड ETF में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो लेट से अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप पहली बाइंग आप गोल्ड 20 में कर सकते हैं, जिसको हमने सबसे पहले दिखाया था। आपने इसमें फर्स्ट बाइंग कर ली और लेट से इसका प्राइस आपको वहाँ पे मिला 51 रुपीज़। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं आप 1-1 रुपये गिरावट में बाय करना चाहते हैं गोल्ड ETF, तो इसका प्राइस आप नोट कर लीजिए गोल्ड 20 का। और जैसे ही ये 50 रुपीज़ पे आ जाए तो उस समय ये भी ETF उस हिसाब से गिर चुका होगा, जितना % ये करेक्ट हुआ है उतना ये भी करेक्ट हो चुका होगा, क्योंकि दोस्तों सब गोल्ड को ही ट्रैक कर रहे हैं। तो जैसे ही 50 ये हो जाए गोल्ड 20, आप सेकंड बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले ETF पे। तो और फिर अब इस गोल्ड 20 का प्राइस जब 49 हो जाए, यानी और 1 रुपये गिर जाए, तो आप इस वाले ETF में थर्ड बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप अलग अलग ETF में बाय करेंगे तो आपको एवरेजिंग का इशू भी नहीं होगा। और मान लेते हैं और गिरता है 48 पे आ जाता है, 1 रुपये और गिर जाता है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 रुपये की गिरावट पे बाय कर रहे हैं आप, हो सकता है 2 रुपये की गिरावट पे बाय करते हो या 2.5 रुपये की गिरावट पे बाय करते हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जब ये 48 पे आ जाता है तो आप इस वाले ETF पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उतना करेक्ट हो चुका होगा जितना गोल्ड ETF जितने % गोल्ड 20 करेक्ट हो चुका है, क्योंकि सारे ही ये ETF जो हैं वो गोल्ड को ही कवर कर रहे हैं। तो जो एक में गिरावट आएगी वो लगभग सब में गिरावट उतने ही % की आएगी। तो इस तरह आप एवरेजिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जिनके पास डिफरेंट अकाउंट उनको तो खैर कोई बात नहीं है, और जिनके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो वो आसानी से दोस्तों एक अकाउंट में 3 से 4 बाइंग कर सकते हैं। मान लेते हैं एक अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट है, एक जीरोधा का है, तो आप आराम से ग्रो में 3 बाइंग कर सकते हैं। 3 ETF आपने टॉप वॉल्यूम वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, और जीरोधा में भी एटलीस्ट 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3-3 करके ऐसे 6 बार आप बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। कोई आपको एवरेजिंग की इशू नहीं होगी। इसमें आप जब चाहे अलग अलग जगह पे बाय कर सकते हैं ETF में, आप जब चाहें इसे किसी भी प्राइस में सेल कर सकते हैं अपने मनचाहे प्राइस पे, आपको एवरेजिंग का इशू नहीं होगा। और ऐसे में दोस्तों आपको हो सकता है हर बार जब सेल करेंगे तो आपको DP चार्जेस पे करना पड़ सकता है, पर दोस्तों DP चार्जेस आपको वैसे भी पे करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं किसी ETF में या फिर स्टॉक में, तो हम एक बार में ही सारी क्वांटिटी नहीं बाय करते हैं। खासकर ETF के केस में, ETF में हम जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक बार में ही सारा पैसा नहीं लगा देते हैं, हम एक बार में सारी बाइंग नहीं करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी गिरावट पे बाइंग करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम, और जब बढ़ता है मार्केट यहाँ से, तो हम एक बार में सेल भी नहीं करते हैं सारी क्वांटिटी, हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट का टॉप क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर से नीचे जाएगा या फिर से ऊपर जाएगा। तो हमें कुछ क्वांटिटी होल्ड भी करनी होती है, तो हम ना एक बार में सारी क्वांटिटी बाय करते हैं, ना एक बार में सारी क्वांटिटी सेल करते हैं। तो DP चार्जेस तो हमें वैसे भी देना ही पड़ता, और जैसा कि आपको पता होगा STT चार्जेस भी एकदम नॉमिनल लगते हैं, और गोल्ड ETF के केस में तो आपको STT चार्ज देना भी नहीं पड़ता है। तो इस बात का आप एक ध्यान जरूर रखिएगा, और आप अपना STT चार्जेस चेक भी कर सकते हैं जीरोधा की वेबसाइट पे। आप वहाँ गोल्ड ETF पे देख सकते हैं कितना STT चार्जेस लगता है। जहाँ तक मुझे याद है गोल्ड 20 में STT चार्जेस आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता है। बाकी निफ्टी 20 और बैंक 20 इन सब ETF में आपको STT चार्जेस पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, 0.001%, जो कि बहुत ही कम है।
और वो भी सेल साइड पे लगता है, बाइंग साइड पे नहीं लगता है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों गोल्ड ETF के बारे में आज का वीडियो। जो बहुत से लोग को इसमें एवरेजिंग का इशू आ रहा था, तो इस तरीके से आप इसमें एवरेजिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खैर वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो खैर इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।